सो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायसेस थ्योरम को। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुमने 11 में जितने भी प्रोबेबिलिटी सीख रखी है वो सब तुम्हें याद होना चाहिए, तभी जाकर तुम्हें ये सब ठीक से समझ में आएगा। अगर कोई अगर हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके सारे पॉसिबिलिटीज, सारे पॉसिबल आउटकम्स का सेट है एस, और नंबर ऑफ सारे पॉसिबल आउटकम्स वो है एन एस करके लिखते हैं हम उसे। और अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट है, पर्टिकुलर आउटकम है ए, और जितने भी नंबर ए इवेंट अकर हुआ है उस नंबर को अगर हम एन ए से डिनोट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम ए होने का प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ एस बाय नंबर ऑफ ए। ये है प्रोबेबिलिटी का बेसिक थ्योरम। अब हम बायसेस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं। मान लेते हैं ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, और ये सेट दर्शाता है उन सारे पॉसिबल आउटकम्स को जो कि हमें किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से मिल सकते हैं। दिस इज, और यहाँ पे दो पर्टिकुलर इवेंट्स हैं ए एंड बी, दिस ए एंड दिस इज बी। और हमें देखना है कि अगर इवेंट ए हो चुका है तो क्या प्रोबेबिलिटी है इवेंट बी होने की। मतलब ये दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। अगर ए होता है तो बी, अगर ए होता है तो बी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसको हम लिखते हैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। वेट अ सेकंड। हाँ, सो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। अगर ए हो चुका है तो क्या चांसेस है बी होने की। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है डोमेन श्रिंकिंग का। यहाँ पर बात क्या हो रही है, देखो, अगर ए हो चुका है तो बी होने का मतलब क्या है। वेट अ सेकंड। हाँ, इसका मतलब है कि अगर ए हो चुका है तो बी होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो, इसको थोड़ा इस तरह से देखो कि मान लेते हैं पहले ए हो चुका है। यहाँ पर चीज़ों को पहले लिखना पड़ेगा। पहले ए हो चुका है और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है जो कहते हैं हम डोमेन श्रिंकिंग। अगर ए इवेंट हो चुका है तो डेफिनेटली हम इस पूरे यूनिवर्सल सेट को लेकर, मतलब जिस सेट में सारे पॉसिबल आउटकम्स है उसको लेकर बात करने में हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे। यहाँ पर ए हो चुका है और बी होने की क्या प्रोबेबिलिटीज है, यानी अगर अगर वो उस इवेंट की अगर हम बात करें जहाँ पर ए हो चुका है और बी भी हो चुका है, तो वो इस रीजन में लाई करेगा, ए इंटरसेक्शन बी में। और इस पर्टिकुलर केस में हमारा इस पर्टिकुलर केस में हमारा यूनिवर्सल सेट ये एस नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ए हो चुका है, यानी ए के बाहर के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो सब तो हमारे लिए अभी मैटर करते ही नहीं ना, वो हमारे लिए मैटर ऑफ डिस्कशन का पार्ट है ही नहीं। तो अभी के लिए हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो है ए, यानी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहे बी ओवर ए की तो ये होगा, डिनोमिनेटर में आएगा एन ए, और मतलब जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स ए ऑकर हुआ है, और ऊपर न्यूमरेटर में आएगा, अगर हम वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। यहाँ पर ए एक पर्टिकुलर इवेंट है और एस यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर बी ओवर एक पर्टिकुलर इवेंट है, और इस मामले में ऑफकोर्स ए एक
उसका यूनिवर्स होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों? लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ए हो चुका है, यानी ए के बाहर के जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है, वो हमारे लिए मैटर ही नहीं करते। तो हम उन सब के बारे में बात करना नहीं चाहते। हमें पता है कि ए हो चुका है, यानी अब ए के अंदर जितने भी मतलब जितनी भी बार एक ए हुआ है, उनमें कितने पॉसिबिलिटीज है कि ए भी हुआ है और बी भी हुआ है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ए, और ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है ए भी हुआ है और बी भी हुआ है, और इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये है हमारा इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, और ए है हमारा यूनिवर्सल सेट। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक सा फंडा। यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को ही अगर सेम चीज से डिवाइड करें तो वो ये फ्रैक्शन चेंज नहीं होने वाला। ए इंटरसेक्शन बी ओवर नंबर ऑफ एस, नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओवर नंबर ऑफ एस, सेम ही रहने वाला है ये फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ये वाला एन एस और ये वाला एन एस एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, तो सेम चीज़ें हमें वापस मिल जाएगा। अब ज़रा तुम अगर ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस, हमारे पास ये आ चुका है यहाँ पर, यानी ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ऊपर न्यूमरेटर में देखो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा। अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के टाइम पे अगर न्यूमरेटर में नंबर ऑफ ए है, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी होगा, और नीचे का नंबर ऑफ एस हमारे पास वही है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक फंडा। अब बायस का थ्योरम इसी चीज को जनरलाइज कर देता है। इन सब का भी मिटाने की जरूरत नहीं, इसको मिटा देते हैं अभी के लिए। बायस थ्योरम क्या करता है कि मान लो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट सेट्स हैं, एक और सेट दे देते हैं यहाँ पर सी, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि मान लेते हैं कि अगर ए होता है तो बी होने के चांसेस है, ए होता है तो बी होने के चांसेस है, कुछ चांसेस होंगे जो कि अब जिससे हम ए होता है और बी होने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। अगर सी होता है बी होने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर सी। हमसे अगर कोई पूछे कि बी हो चुका है, अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बी होने की रीजन सी ही है। यहाँ पर हम सी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये बेसिकली जनरलाइज फॉर्म होने वाला है इस फॉर्मूला का, इस थ्योरम का। ए सी कुछ भी मान ले सकते हो। हमने यहाँ पर दो ही मेन इवेंट्स को सोचा है। इसको एक्चुअली ऐसा नहीं, सेट को ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ ऐसे। यहाँ पर ए और सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं। A B C, A B C. No, this is not the Olympics logo or the Mercedes logo. अब देखो यहाँ पर B हो चुका है, हमसे पूछ रहा है कि इस B होने की रीजन है C, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ऑफ कोर्स इसको हम ऐसे लिखने वाला है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ C ओवर B हो चुका है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि C की वजह से ही हुआ है। ज़रा यहाँ पर चीज़ों को ज़रा सा ध्यान से देखो।
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, अ, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि ए हुआ है जिसकी वजह से बी हो रहा है, और दूसरी एक पॉसिबिलिटी है सी हुआ है इसकी वजह से बी हुआ है। यानी हमारे इस टाइम पे हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो रहा है कि मतलब एक पॉसिबिलिटी ये है कि ए हुआ है एंड बी हुआ है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ए हुआ है एंड सी हुआ है। तो एंड के बाद सिचुएशन के अंदर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो रहा है, एक यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या है, ए एंड बी बाई ए एंड सी एंड बी बाई सी। सो यहाँ पर हम एंड वाले सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑफकोर्स मल्टीप्लाई होने वाला है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए, सॉरी सी बाई ए होगा, सी बाई ए क्यों, सॉरी इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई सी होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई सी होगा। आई थिंक इसको अभी के लिए नंबर लिखना सही होगा, उसके बाद हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नहीं हमने प्रीवियसली सब एक्सप्लेन किया ना कि डोमेन कॉन्ट्रैक्शन से डोमेन शेकिंग से वजह से हम सिंपली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर उस वाले स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। अब ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, जहाँ पर एक सिचुएशन है कि ए हो रहा है एंड बी ओवर ए हो रहा है, और दूसरा सिचुएशन है कि सी हो रहा है एंड बी ओवर सी हो रहा है। अब ऐसा तुम पूछोगे कि सर यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि ना ही सॉरी ए हो रहा है लेकिन बी ओवर ए नहीं हो रहा, सी हो रहा है लेकिन बी ओवर सी नहीं हो रहा, या फिर कुछ तीनों में से कुछ भी नहीं हो रहा। इन सब बात के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बताया गया है कि बी हो चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बी इवेंट के होने की रीज़न सी है। तो यहाँ पर हम उन सारे सिचुएशन को कंसिडर ही नहीं कर सकते जिस सिचुएशन में बी नहीं हो रहा। हमें सिर्फ उन सिचुएशन को लेकर ही बात करना पड़ेगा जहाँ पर बी हो चुका है, और अगर बी हुआ है तो वो तभी हो सकता है जब या तो ए हुआ है, ए और बी ओवर ए हुआ है, या फिर सी हुआ है उसके साथ बी ओवर सी हुआ है। अंडरस्टूड। और न्यूमरेटर में हमें देखना पड़ेगा कि ये हमारा जो यूनिवर्सल सेट है, इसमें इस सेट में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो सी की वजह से ही हुआ है। यह टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट, टोटल नंबर आउटकम्स इन द यूनिवर्सल सेट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, और हम इसमें से एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है कि बी होने की रीज़न सी क्या है, सी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसका मतलब हमें ये वाला सिचुएशन देखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर सी। क्यों? क्योंकि यही वो सिचुएशन दर्शाता है जहाँ पर बी होने की रीज़न सी है। अंडरस्टूड। अब इसको हम एक काम कर सकते हैं एक्चुअली, थोड़ा सा ड्यूरेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन समझने में दिक्कत है, सॉरी समझने में थोड़ा सा आसानी होगा तुम लोगों को। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ ए, अगेन बात वही है, ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, और अगर हम नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, और ऊपर नंबर ऑफ वो स्पेसिफिक इवेंट, उसकी अगर हम बात करें तो हमें वो प्रोबेबिलिटी मिलने वाली है बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। टाइम्स नंबर ऑफ बी ओवर ए प्लस नंबर ऑफ सी टाइम्स नंबर ऑफ बी ओवर सी, ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ सी टाइम्स नंबर ऑफ बी ओवर सी, क्योंकि हम ये इस यूनिवर्सल सेट में इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है।
अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़े तो सेम सेम प्रोसेस ही करना है हमें, लेकिन इस टाइम हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देने वाला है नंबर ऑफ एस के स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो पिछले बार जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेस फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, तब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही जगह पर कोई प्रोडक्ट नहीं था, जो टर्म था वो एज अलोन था। अब अभी अगर हम सिर्फ एक ही सिर्फ नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट से ही डिवाइड करेंगे, यहाँ पर याद रखें यूनिवर्सल सेट का मतलब यहाँ पर जो ओरिजिनल यूनिवर्सल सेट है उसकी बात हो रही है। अगर उससे डिवाइड करा तो काम नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ सी टाइम्स नंबर ऑफ बी ओवर सी ओवर नंबर ऑफ एस इसका होल स्क्वायर, नीचे नंबर ऑफ ए टाइम्स नंबर ऑफ बी ओवर ए प्लस नंबर ऑफ सी टाइम्स नंबर ऑफ बी ओवर सी ओवर नंबर ऑफ एस का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाए, कहाँ लिखे? यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता अभी। यहाँ पर अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते ऊपर, नंबर ऑफ सी ओवर नंबर ऑफ एस टाइम्स नंबर ऑफ बी ओवर सी ओवर नंबर ऑफ एस, नीचे इसको डिस्ट्रीब्यूट करने पर क्या आएगा? नंबर ऑफ ए टाइम्स नंबर ऑफ बी ओवर है। मैं ये स्टेप करना नहीं चाहता था क्योंकि काफ़ी ऑब्वियस है, लेकिन आई थिंक फिर भी कर देना चाहिए क्योंकि चीज़ों को रटना नहीं है ना। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर ही देते हैं एक्चुअली, नंबर ऑफ एस का होल स्क्वायर, इसको एक ही में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नंबर ऑफ एक नंबर ऑफ एस इसको और एक नंबर ऑफ एस इसको, प्लस नंबर ऑफ सी, यहाँ पर भी सेम काम करने वाले हैं हम लोग, नंबर ऑफ सी ओवर नंबर ऑफ एस टाइम्स नंबर ऑफ बी ओवर सी ओवर नंबर ऑफ एस। और तुम लोग ये पैटर्न दिख गया होगा अब तक। दिस इज नथिंग बट probability of C times probability of B over C over probability of A times probability of B over A plus इस लाइन को मिटाना ही पड़ेगा, probability of C times probability of B over C, और ये हो गया हमारा बायस थ्योरम का प्रूफ बेसिकली। अब यहाँ पर मैंने तो सिर्फ दो सिचुएशंस की बात करी। यहाँ पर अगर n नंबर ऑफ सिचुएशंस हो, n नहीं एक्चुअली यहाँ पर आई वर्ड यूज़ करना बेटर होगा क्योंकि यहाँ पर n वर्ड हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, n वेरिएबल एवरी n लेटर एक्चुअली, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट को डिस्क्राइब करने के लिए। इसका जनरलाइज्ड फॉर्म कैसा होगा बायस थ्योरम का? क्योंकि तुम लोगों को ऑलरेडी अगर तुमने अगर इस वीडियो को ठीक से समझा है तो तुम्हें खुद से पता चल जाना चाहिए। इसका जनरलाइज्ड फॉर्म हुआ कुछ ऐसा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई पर्टिकुलर इवेंट एक्स है, क्या चांसेस है कि वो ए आई इवेंट पर हुआ है, आई यहाँ पर नंबर को दर्शाता है बेसिकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऑफ ओवर ए आई। यहाँ पर नीचे जस्ट प्रोबेबिलिटी का सम होगा, आई इक्वल्स 1 से लेकर n तक।
एन बेसिकली वो नंबर है, मतलब वो हाईएस्ट नंबर है जहाँ तक मतलब एलिमेंट्स है, जहाँ पर पॉसिबल सिचुएशंस है हमारे इस 9 यूनिवर्सल सेट में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स ओवर ए 1 प्लस, ऐसे चलता रहेगा जब तक हम पहुँच ना जाए इस तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ओवर ए एन। यहाँ पर ए 1 है एक्चुअली। और ये हो गया हमारा बायस थ्योरम का प्रूफ। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर हमें कुछ भी डाउट हो इस वीडियो के बारे में तो अगेन तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए कीप लर्निंग।